Okay guys, so welcome all of you in today's class. Today we are going to continue with our transfer pricing lecture. ट्रांसफर प्राइसिंग में अपने लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? फिर रिमेंबर, ट्रांसफर प्राइसिंग में अपने मेथड्स ऑफ एएलपी कंप्यूटेशन पढ़ रहे थे कि एएलपी को आपको किस तरीके से कंप्यूट करना है, हाउ टू डिराइव एट आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अपने लास्ट क्लास में कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड पढ़ लिए थे और रीसेल प्राइस मेथड पढ़ लिए थे। रीसेल प्राइस मेथड में अपने पढ़े थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीपी मार्जिन्स एएलपी निकालना पड़ेगा, उस जीपी मार्जिन्स एएलपी को आपको लेस करना पड़ेगा फ्रॉम द रीसेल प्राइस। उसके बाद जो नेट प्राइस आएगा उसके बाद आप अपना परचेज कॉस्ट लेस करेंगे, और अगर परचेज रिलेटेड कोई आपका एएलपी एडजस्टमेंट है, माइनर डिफरेंसेस, तो आप फंक्शनल डिफरेंसेस, तो आपको उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू विल अराइव एट योर परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में ही प्रॉब्लम होता है। रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है दैट यू आर परचेजिंग एनी गुड्स फ्रॉम योर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड यू आर रीसेलिंग इट टू अ अनरिलेटेड पर्सन। तो जो रीसेल करते हो आप अनरिलेटेड पर्सन को, तो आप आपका जो परचेज कॉस्ट होता है वो जनरली 10 टू हाई कॉस्ट होता है, सो दैट आपका मार्जिन को कम किया जाता है, सो दैट आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, बिकॉज यू टेंड टू पे टू योर एसोसिएट एंटरप्राइज। वहीं पे जाके रीसेल प्राइस मेथड लगता है टू डिराइव द टू कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइसेस चालू करना पड़ता है, उसमें रीजनेबल मार्जिन को लेस करना पड़ता है, एएलपी मार्जिन को लेस करना पड़ता है, उसके बाद परचेज कॉस्ट को लेस करना पड़ता है, उसके बाद परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंक्शनल डिफरेंसेस है उसको लेस करना पड़ता है। ठीक है, चलो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं कि आपने किया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, रीसेल प्राइस मेथड। चलिए स्टार्ट करें क्या? रीसेल प्राइस मेथड इलस्ट्रेशन नंबर 4। रीसेल प्राइस मेथड इलस्ट्रेशन नंबर 4। अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा is engaged in trading of electronic goods। ठीक है, अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा is engaged in trading of electronic goods। ठीक है, it purchased goods from its associate enterprise सन पीटीई लिमिटेड। सन प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, सिंगापुर। तो यहां पे क्या है, अर्थ ने परचेज किया किससे? सन से, और इसने अनरिलेटेड पार्टी से भी परचेज किया है, अनरिलेटेड पार्टी से भी परचेज किया है, जो कि है ओशियाना लिमिटेड। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 द जीपी मार्जिन वाज 15%। जीपी मार्जिन क्या था? 15% ऑन द सेल ऑफ गुड्स ऑफ सन प्राइवेट लिमिटेड। तो अर्थ ने जब सन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट को बेचा तो उस समय जीपी मार्जिन कितना था? 15% था। वेयर इज इट वॉज 20% इन द केस ऑफ ओशियाना। लेकिन जब ये ओशियाना का गुड्स बेचा तो उसमें जीपी मार्जिन कितना था? 20% था। तो ये एएलपी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये एएलपी क्या है? जीपी मार्जिन कॉम्प्रोमाइज्ड है। तुम्हारा सही एएलपी जीपी मार्जिन क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि इन ट्रांजैक्शंस का जो फैक्टर्स है, ये ट्रांजैक्शन का भी वही फैक्टर होगा, जरूरी नहीं है सर। ठीक है, इन द केस ऑफ ओशियाना आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 6 मंथ्स वॉज प्रोवाइडेड बाई सन प्राइवेट लिमिटेड। मतलब सन ने जो प्रोवाइड किया है वो आपको आफ्टर सेल वारंटी प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया है? आफ्टर सेल वारंटी जो है वो प्रोवाइड किया है। 6 मंथ्स के लिए आफ्टर सेल वारंटी प्रोवाइड किया है। ठीक है, वेर एस ओशियाना गेव आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 1 ईयर। लेकिन ओशियाना ने जो वारंटी दिया वो 1 साल के लिए दिया, मतलब 6 महीना एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, ओशियाना ने जो वारंटी दिया वो 6 महीना एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि अगर ओशियाना ने ज़्यादा वारंटी दिया है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज किया होगा। ठीक है, और ये ज़्यादा प्राइस पे किया होगा, ये कम प्राइस पे किया होगा। ऐसा सोचो, अर्थ ने कम प्राइस पे किया होगा और अर्थ ने ओशियाना को ज़्यादा प्राइस पे किया होगा क्योंकि उसने वारंटी ज़्यादा इंजॉय किया है। क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ द वारंटी में बी टेकन एज 2% ऑफ द सेल प्राइस। अब ये जो वारंटी का कॉस्ट है बोल रहा है 2%। अब मान के चलो कि ये जो डिफरेंशियल वारंटी है, ये जो डिफरेंशियल वारंटी है इसका कॉस्ट कितना है? 2% ऑफ द सेल प्राइस है। ठीक है, यानी वारंटी प्राइस का जो डिफरेंस है हम मानेंगे कि ये 2% आपका सेल प्राइस का है। इसमें पर मंथ या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपका जो डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ वारंटी है वो 2% है। यानी ये 2% आपका सीधा जीपी मार्जिन से आपको इंपैक्ट करना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे वो अपने डिस्कस करेंगे। दोनों में दो कैसे लेंगे? आपका 6 मंथ्स का वारंटी और इसका 1 ईयर का वारंटी है, तो 2% आपका सेल प्राइस का है। अब इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिखा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिखा नहीं है। अगर ये लोग पर एनम बोल देते तो फिर तुम 2% इंटू 6/12 करता और 1% ले लेता।
ठीक है, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है तो तुम कुछ भी ले सकता है, यू कैन टेक एनी अजम्पशन, बट एग्जामिनेशन में आपको दे देगा, डोंट वरी। ठीक है, सन प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन। सन का जो गुड्स है उसका ब्रांड इंटरनेशनली नोन है, और उसकी बेनिफिट ऑफ द ब्रांड वैल्यू कैन बी टेकन एज 1% ऑफ द सेल प्राइस। इसका ब्रांड है, ठीक है, और इसीलिए इसका ब्रांड का जो इफेक्ट है वो क्या है, 1% ऑफ द सेल प्राइस। इसका ये मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ओशियाना का ब्रांड नहीं है, 1% नहीं है, बट अर्थ में जो सन से खरीदा है उसमें 1% ब्रांड है, तो डेफिनेटली वो प्रीमियम है, वो डेफिनेटली क्या है, प्रीमियम है, तो 1% का इफेक्ट तुमको वहां पे लेना पड़ेगा, जो कि ओशियाना में नहीं है, जो कि ओशियाना में नहीं है। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग द करेंट ईयर सोल्ड गुड्स ऑफ सन लिमिटेड ऑफ 20 करोड़, सन का 20 करोड़ बेचा है, एंड ओशियाना का वो 15 करोड़ में बेचा है, ओशियाना का वो 15 करोड़ में बेचा है। ठीक है, कंप्यूट द एएलपी ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन, आपको ये वाला एएलपी निकालना है बाय अप्लाइंग द रीसेल प्राइस मेथड कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो बहुत सिंपल था, इसमें दो ही फैक्टर आपको करना था, क्या करना था, दो ही फैक्टर आपको कंसिडर करना था। ठीक है, एक वारंटी वाला और एक ब्रांड वाला। तो बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकाल लेंगे, करेक्ट? तो जीपी मार्जिन ऑफ गुड्स व्हेन परचेज्ड फ्रॉम ओशियाना, वो कितना है, 20%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार ब्रांड का बताओ, ब्रांड में हम क्या करेंगे, ब्रांड में हम क्या करेंगे, यहां पे अनब्रांडेड गुड था, तो अनब्रांडेड गुड में आपका जीपी मार्जिन 20% है, अनब्रांडेड गुड में आपका जीपी मार्जिन 20% है। तो अगर ब्रांड हो, अगर ब्रांड हो तो ब्रांडेड गुड में आपका जीपी मार्जिन ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 1% ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं, आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछिएगा प्लीज। चलिए, अब मुझे दिख रहा है, जीपी मार्जिन ऑफ गुड्स व्हेन परचेज फ्रॉम ओशियाना कितना था, 20% था, राइट? ठीक है, ध्यान देना इसका सेल वैल्यू कितना था, यहां पे ओशियाना का गुड्स कितना भी बेचा, 15 करोड़ में बेचा था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे परचेज कॉस्ट निकालना है ना, तो मैं तो सेल वैल्यू में से जीपी मार्जिन लेस करूंगा। तो ये 15 करोड़ का था, लेकिन इसका सेल वैल्यू क्या था, 20 करोड़। मुझे 20 करोड़ का सेल वैल्यू में से जीपी मार्जिन करेक्टली निकालना है, सेल वो एक्चुअल इस वैल्यू का ही निकालेगा, बात समझो, एक्चुअल वैल्यू तो यही है, क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन वाला चीज में तो प्रॉब्लम नहीं है, जीपी मार्जिन में प्रॉब्लम है, तो जीपी मार्जिन पहले ठीक कर लो। तो यहां पे ब्रांड मैंने कितना किया, कितना परसेंट है, 1% है। अब तुमको क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, 6 मंथ्स वारंटी, तो वारंटी की वजह से क्या होगा, एडजस्टमेंट बताओ। सर ये जो जीपी मार्जिन है इसमें 1 साल का वारंटी है, बट एक्चुअल में तो तुमको 6 महीने का ही वारंटी मिला है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, मार्जिन को कम करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पर एनम ही मान के चलो, तो यहां पर क्या चलेगा, वारंटी, करेक्ट, वारंटी एडजस्टमेंट कितना हो गया, 2% ऑफ डिफरेंस ऑफ 6 मंथ्स, 2% ऑफ डिफरेंस ऑफ 6 मंथ्स, दैट इज 2% इंटू 6/12, दैट इज 1%। तो अल्टीमेटली 1% बढ़ा भी है, 1% कम भी हुआ है, तो ये हो गया मेरा एडजस्टेड जीपी मार्जिन। तुम्हारा करेंटली सेल वैल्यू कितना है, 20 करोड़, तो टोटल रीसेल वैल्यू
ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम सन कितना है 20 करोड़। अब इसमें तुम जो एडजस्टेड जीपी मार्जिन है उसको तुम लेस कर दोगे, कितना आया 20% लेस कर दोगे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है 16 करोड़ मेरा एएलपी आ जाएगा ऑफ परचेज कॉस्ट फॉर अर्थ, अर्थ है तो फ्रॉम सन। तो 4 करोड़ का जीपी मार्जिन। अब इसमें आपको परचेज कॉस्ट ये सब दिया नहीं, अगर देता परचेज कॉस्ट अर्थ के लिए अलग से तो वो भी आप लेस करते, जो पिछले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया हुआ था। ये एनालिसिस दिया हुआ था ना कि परचेज कॉस्ट रिलेटेड जो खर्चा लगा है, कस्टम ड्यूटी फ्रेट, ये सब भी आपको क्या करना पड़ता, लेस करना पड़ता। क्लियर है बेटा? हाँ, फिर अपने अब और कौन सा था, 9 10 11 था क्या? चलो ये इसमें आ जाओ। इसमें आ जाओ। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए प्लीज। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। A Company Limited of Chennai and Sky Inc. of Singapore are associate enterprises. A Company Limited imported 1000 TV sets at 16,000 per set without any warranty period. तो चेन्नई और सिंगापुर का जो कंपनी है वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। इंडिया imported 1000 TV at 16,000 per set without any warranty। ठीक है, फ्रॉम स्काई सिंगापुर। A also imports similar TV sets from साइन ऑफ जापान। कितना में इंपोर्ट करता है, खाली 15,000 में इंपोर्ट करता है। यहां कोई वारंटी नहीं है, जिसमें 16,000 इंपोर्ट कर रहा है, और यहां 2 साल का, उसमें कम प्राइस है, तो ये बैकफायर करेगा इसको। 2 साल का वारंटी है, यहां पर आपको जो है वारंटी यहां पे 2 साल का है, तब तो हिसाब से इसका दाम और कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें वारंटी इसमें नहीं है और वारंटी इसमें है। आई होप यू अंडरस्टूड। It imported 15,000 per set with warranty of 2 years. The cost of the warranty for the goods imported from Sky Inc. for the period of 2 years would cost rupees 2,000। वो टोटल कॉस्ट बता दिया है, ओवरऑल कॉस्ट बता दिया कि 2 साल का जो वारंटी कॉस्ट है उसको मान के चलो कितना है, 2,000 है। तो कंप्यूट द ALP एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ दिस कंपनी एज पर द कप मेथड। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ टीवी बाई ए इंडिया फ्रॉम साइन। 16,000 में कुछ थोड़ी ना करेंगे, आपको तो हमेशा कंपेरेबल का वैल्यू निकालना है। कितना आ रहा है 15,000। लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे वारंटी एडजस्टमेंट। अब लेस ऐड क्या होता है ये तुम समझ जाएगा, तुमको को क्या चीज पे इंपैक्ट आ रहा है, आप समझ गए, क्योंकि नो वारंटी में तुमको लेके आना है, तो नो वारंटी में तो इसमें वारंटी की वजह से तुम्हारा प्राइस बढ़ गया होगा, तो ये तुमको लेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट 2 करना पड़ेगा ना, बोल दिया पे देखो, फॉर पीरियड ऑफ 2 इयर्स, फॉर पीरियड ऑफ 2 इयर्स, या बोल दिया है तो
यहाँ पे तुम कुछ assumption नहीं लिख सकते, बोल दिया द कॉस्ट ऑफ वारंटी फॉर 2 years वुड कॉस्ट टू 2000, तो 13,000 हो जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस। तो दिस इज योर ALP, दिस इज योर ALP। अब आप देख लो आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है बाय ए इंडिया फ्रॉम स्काई, 1000 इंटू 16,000, तो कितना हो गया 1,60,00,000। बट कॉस्ट ऑफ टीवी फ्रॉम साइन, यहां कितना होना चाहिए 1000 इंटू 13,000, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कितना का डिफरेंस आ रहा है 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है। इंक्रीज इन टोटल इनकम, इंक्रीज इन ऑफ ए इंडिया ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। बोलो भाई, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था 10, ये भी कप मेथड का ही है, तुमको दिया नहीं रहेगा ऐसे एग्जाम में कप एंड ऑल, तुमको क्वेश्चन पढ़ के ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन सा मेथड इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। तो जे इंक ऑफ कोरिया एंड सीडी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी आर एसोसिएट एंटरप्राइज, दो कंपनी एसोसिएटेड है। सीडी मैन्युफैक्चर्स सेल फोन्स एंड सेल्स देम टू JKNF, अ कंपनी बेस्ड इन नेपाल। आराम से, सीडी क्या कर रहा है, सीडी मैन्युफैक्चर्स सेल फोन्स एंड सेल्स देम टू JKNF। डायग्राम बनाने से ना सिंपल हो जाता है। सीडी मैन्युफैक्चर्स सेल फोन्स, तो सीडी इंडिया में है ना, हाँ, वो कितना में बेच रहा है, वो 2,50,000 बेचा ना, नहीं सॉरी, पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे को। डूरिंग द ईयर सीडी सप्लाइड 2,50,000 सेलुलर फोन्स टू जे इंक कोरिया। जे इंक कोरिया तो क्या हो गया, एक और कंपनी है, तो यहां पर ये भी कर लो, सीडी इंडिया ने अल्टीमेटली जे कोरिया को कितना में बेचा, 3,000 पर यूनिट में बेचा। कितना बेचा, 2.5 लाख फोन बेचा, 2.5 लाख फोन बेचा। एंड 35,000 यूनिट्स बेचा, किसको, 35,000 यूनिट्स किसको बेचा, कितना में, बाबा भाई तुम अपने रिलेटेड एंटरप्राइजेस को तो इतना कम में बेच रहे हो, और अपने अनरिलेटेड पार्टीज को तो ट्रू वैल्यू में बेचोगे, ठीक है। अब तुम ये बोले अरे मैंने तो उसको 2.5 लाख यूनिट बेचा है इसलिए डिस्काउंट दिया है, चल ठीक है, डिस्काउंट को भी यहां से हटा देते हैं, तो भी तुम, समझ में आया, डिस्काउंट को भी बढ़ा देते हैं। अरे सर मैं तो उसको वारंटी दे रहा हूं, चल वारंटी को भी यहां हटा देते हैं। अब बता, समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ यू नीड टू डिराइव योर ALP, ठीक है। क्या लिखा है, एट अ प्राइस ऑफ 5,800 द ट्रांजैक्शन ऑफ CD विद JK एंड इंक आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंसिडरेशन। क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है दैट सेल्स टू J किस बेसिस पर है, सेल्स टू J किस बेसिस पर है, FOB बेसिस पर है, यानी कि यहां पर इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा कौन उठाता है, J कोरिया उठाता है, ठीक है। सेल्स टू JKNF किसके बेसिस पर है, CIF के बेसिस पे। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा या इंक्लूडेड है, और यहां इंक्लूडेड नहीं है, लेस होगा, लेस होगा, इतना तो समझ में आया। सेल्स टू J और FOB, सेल्स टू JK और CIF, तो फ्रेट इंश्योरेंस पेड बाय J फॉर ईच यूनिट इज हाउ मच, 700। J को एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 700 देना पड़ रहा है, यही तो चलो 700 से ही तो तुम्हारा प्राइसिंग में इंपैक्ट आएगा,
तो यहाँ अल्टीमेटली तो देखो मेरे को लेना यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना, क्योंकि ये मेरा ट्रू प्राइस है। तो मैं ट्रू प्राइस से चालू करूंगा और मैं इसमें 700 माइनस कर दूंगा। यही तो, मेरे को तो यही प्राइस लेना है और मेरे को बराबर भी करना है, क्योंकि ये तो सी आई एफ एफ ओ बी बराबर कंपेयर नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है चलो इसको भी एक बार सी आई एफ मान लो, सॉरी इसको भी एफ ओ बी मान लो। तुमको तो इसको एफ ओ बी मानना पड़ेगा ना। ये एफ ओ बी मानेगा कैसे? जब तुम इसमें से इंश्योरेंस रेट हटाएगा। अरे समझ में आ गया क्या? सीडी से जब नेपाल गया तो यहाँ पे इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड हुआ, तभी तो इस एफ हुआ। तो इसमें तुम्हारा इंश्योरेंस रेट जुड़ा हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा तुमको, तो तुम हटा देंगे। पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? तो इसको साइड बाय साइड करते रहो मेरे साथ। प्राइस पर यूनिट सोल्ड बाई सीडी इंडिया टू JKNF नेपाल। Price per unit sold by CD India to JKNF Nepal, which is a comparable transaction। कितना हो रहा है? 800 less adjustment due to FOB freight and इंश्योरेंस। कितना आ रहा है? 700। सेल्स टू JKF, यानी ये किस में दिया हुआ है? दे आर अंडर फ्री वारंटी फॉर 2 years। इसमें वारंटी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें वारंटी इंक्लूडेड नहीं है। वेयर एज सेल्स टू J Inc आर विदाउट एनी सच वारंटी। सेल्स टू JKNF आर अंडर अ फ्री वारंटी, मतलब बेसिकली, सॉरी मैं गलती बोल दिया, या वारंटी है। फ्री वारंटी मतलब इट्स लाइक बिना पैसा लिए, बट वारंटी तो है, पैसा नहीं लिया गया है। तो सीडी का खर्चा तो लगा है, ऐसा बोल सकता हूं। सीडी का खर्चा तो लगा है, वो पैसा नहीं लिया है। और दिया कितने का है? 2 साल का है। लेकिन जब जे को सेल्स कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई वारंटी ही नहीं दिया है सर। तो अगेन गाइस, इसमें तुम्हारा 2 साल का वारंटी है, इसमें कोई वारंटी ही नहीं है। तो वारंटी बोल के देखो, तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, ये तुमने जीएसटी में भी पढ़ा था, नथिंग इज फॉर फ्री। तुम्हारा वो कहीं ना कहीं वो प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो तुमको वारंटी का इंपैक्ट भी हटाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? एडजस्टमेंट ड्यू टू नो वारंटी। समझ गए? अगर आप डायग्रामेटिकली चलोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। क्या दिया हुआ? क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच वारंटीज हाउ मच? बस। तो 500 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। सिंस जे जिंक ऑर्डर वॉज ह्यूज इन वॉल्यूम, तो देख देख के लग रहा है जे का ऑर्डर बहुत वॉल्यूम में था, इसको 200 रुपया का डिस्काउंट दिया है, जो कि ऑब्वियसली यहां नहीं दिया है। तो यहां अगर डिस्काउंट दिया है तो यहां से भी दो, पैरिटी में लाने के लिए आपको डिस्काउंट यहां भी देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट देने के लिए क्या करना है? प्राइस में से लेस करना है। डिफिकल्ट है क्या? मतलब तुमको यहां पे लग रहा है कि तुम टैक्स पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है तुम? इकोनॉमिक्स। You have to be a little matured enough to understand to make it into comparable. तो quantity discount due to voluminous purchase। 4400। तो ये हो गया मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस पर यूनिट। ये हो गया मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस पर यूनिट। और एक्चुअल इसका क्या प्राइस था? 3000 में वो बेचा है। तो इंक्रीज इन प्राइस कितना हो गया पर यूनिट? 4400 माइनस 3000, 1400 पर यूनिट।
तो टोटल इंक्रीज 1400 इंटू 2.5 लाख कितना आ रहा है? अरे बाप, 35 करोड़। बोलो क्लियर है क्या? डन। अब 11 भी था क्या क्वेश्चन? चलो करो। मेगाबाइट, मेगाबाइट चलो करो। मेगाबाइट, मेगाबाइट ऑफ फ्रांस and R of India are associate enterprise. R import 3000 compressors from or AC from Megabyte. तो R इंडिया का है और मेगाबाइट फ्रांस का है। इन्होंने 3000 कंप्रेसर्स यूनिट्स लिख देते हैं एक बार, इंपोर्ट किया एट 7500 पर यूनिट, तो ये एसोसिएटेड है। एंड दीज आर सोल्ड टू प्लेजर कूलिंग सॉल्यूशंस एट अ प्राइस ऑफ 11,000 पर यूनिट। ये किसको बेचा जा रहा है? किसी अनरिलेटेड पार्टी को कितना में बेच दिया? 11,000 पर यूनिट में। तो पक्का लग रहा है कि ये रीसेल प्राइस मेथड में ही आएगा। आर हैड ऑल्सो इंपोर्टेड सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम, तुमको चाहे तो तुम कॉमन कर सकते हैं, आर इंपोर्ट किया किससे? कोल्ड पोलैंड से, और बेच रहा है, तो ये मुझे ट्रू प्राइस मिल गया, ये मुझे ट्रू जीपी परसेंटेज मिल गया है। तो आर ने इंपोर्ट किया सिमिलर प्रोडक्ट्स एट जीपी मार्जिन दिस सेल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो तुमको यहां क्या मिल गया? एक इंडस्ट्री एवरेज मिल गया जीपी परसेंटेज का, राइट? तुमको ये मिल गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम कोल्ड इंक पोलैंड एंड सोल्ड आउटसाइड एंड जीपी सेल्स। यहां तक हम पढ़ चुके। अब ध्यान देना, अब बोल रहा है मेगा बाइट इंक ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1500 पर यूनिट। ठीक है, तो मेगा बाइट में सबसे पहले तुम ये देखो, यहां पर अपने को टारगेट क्या करना पड़ता है? इस प्राइस को अपने को थोड़ा सा ठीक करना होगा। यहां पे अपने को रीसेल प्राइस में जो परचेज कॉस्ट है वो ठीक लाना पड़ेगा। तो परचेज कॉस्ट कितना है? 7500 पर यूनिट। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे 11,000 सही पता है, राइट? मुझे 11,000 सही पता है, बोलो यस और नो। तो मुझे अगर 11,000 सही पता है, मुझे बेसिकली क्या करना है? इस जीपी मार्जिन को ठीक करना होगा। ये जीपी मार्जिन को ठीक करना पड़ेगा। तो यहां पे जीपी मार्जिन को मैं कैसे ठीक करूंगा? 11,000 में से मैं जीपी मार्जिन को लेस करूंगा मान लो, फिर उसमें मैं फंक्शनल डिफरेंसेस भी एडजस्ट करूंगा। अरे यार, तो तुम ऐसा करो, तुम जो डिफरेंसेस है उसको जीपी मार्जिन में एडजस्ट करके फाइनल जीपी मार्जिन को इससे लेस कर दो, या तो तुम पहले इस जीपी मार्जिन को लेस करो और फिर उसमें फंक्शनल डिफरेंसेस करो। एग्जैक्टली तुम्हारा इस क्वेश्चन में क्या है? कुछ परसेंटेज दिया हुआ ही नहीं है, तो तुम पहले जीपी मार्जिन पूरा लेस करेगा और फिर तुमको नहीं, जरूरी थोड़ी ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब मान लो अगर क्वेश्चन में दिया कि ये डिफरेंस की वजह से जीपी मार्जिन में इतना इंपैक्ट करना है, तो उतना इंपैक्ट करो जीपी मार्जिन वाइज। बट यहाँ पे तो जो जीपी मार्जिन का बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो तुमको टोटल ओवरऑल क्वांटिटी बोल दिया है, तो ये चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट जीपी मार्जिन, क्योंकि ये एकदम ट्रू है, यहाँ पे परचेज हो रहा है अनरिलेटेड पार्टी से और सेल हो रहा है अनरिलेटेड पार्टी को, ये खुद आर ही कर रहा है। तो यहां पे जीपी मार्जिन 20% है, तो 20% मैं ले सकता हूं, समझ गया? तो यहां पे तो मुझे -20% पहले करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मेरा क्या आ गया? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें मुझे फंक्शनल डिफरेंसेस करना है, तो करो फंक्शनल डिफरेंस। पहले इतना तक करे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स तक निकाले। पहले प्राइस ऑफ यूनिट
सोल्ड टू प्लेजर कूलिंग, ये हो गया 11,000 पर यूनिट। यह सब पर यूनिट ही करेंगे। हाँ, अब लेस क्या करोगे आप? जीपी मार्जिन ऑन सेल्स, दैट इज 20% ऑफ, कितना आ रहा है? 2,200। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया? 8,800। अब एक बार देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स क्या हो रहा है। देखो, अब तुमको ये जो प्राइस मिला है ये कब मिला है? जब तुम कोल्ड से खरीदा है। ध्यान से, मार्जिन किसका है? जब तुम, बट जरूरी नहीं है ना कोल्ड वाला, तुम कोल्ड के टर्म्स के हिसाब से, मेगाबाइट वाले टर्म्स के हिसाब से तुमको लाना पड़ेगा। तो अब समझो, मेगा ने क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर किया था कितना? 1500 पर यूनिट, जबकि कोल्ड कितना डिस्काउंट ऑफर किया है? खाली 500 रुपया पर यूनिट। सिंपल है। तो कोल्ड अगर 500 रुपया कम, 500 रुपया किया, तो मेगा ने कितना रुपया ज्यादा डिस्काउंट दिया है? ध्यान से समझो, मेगा ने 1000 रुपया ज्यादा डिस्काउंट दिया है। तो अगर मेगा ने 1000 रुपया ज्यादा डिस्काउंट दिया, मतलब यहां पर इंक्रीमेंटल डिस्काउंट है। यहां पे क्या है? इंक्रीमेंटल डिस्काउंट है। तो अल्टीमेटली मेरे को ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ज्यादा डिस्काउंट देना मतलब क्या? मुझे अगेन यहां पे लेस करना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इंक्रीमेंटल डिस्काउंट ऑफ 1500, सॉरी 1000। हाँ, अब कब मेथड टाइप आ गया? अब नेक्स्ट क्या है? फ्रेट एंड कस्टम्स ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम कोल्ड। यहां पे जो फ्रेट का पेमेंट किया है वो कितना है? 1200 किया है। ये टेरा नहीं होगा, मेगा होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मेगाबाइट, नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मेगाबाइट इंक, आर हैड टू पे ओनली कितना? 200 रुपया फ्रेट चार्जेस। आर को कितना पे करना पड़ा? 200 रुपया फ्रेट चार्जेस। हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मेगाबाइट इंक, आर को खाली 200 रुपए फ्रेट चार्जेस देना पड़ा, और यहां पे आपने 1200 दिया है। तो भैया आपने तो ये 1200 के हिसाब से मार्जिन पकड़ा है, मेरा तो इतना लगा ही नहीं है। तो मेरा परचेज कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो भी मेरे को कम करना पड़ेगा। डिफरेंस इन परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, समझो, क्योंकि यहां पे मेरा परचेज रिलेटेड एक्सपेंस कम लगा है, तो मेरे को डिफरेंस को कम करना पड़ेगा। तुम समझो, अल्टीमेटली बेटा तेरे को इसका कॉस्ट सोचना है। क्या सोचना है? कॉस्ट सोचना है। तो अगर इसका फ्रेट कम लग रहा है तो इसका कॉस्ट कम लगेगा ना? समझा नहीं? इसका फ्रेट कम लगा है तो उसको कॉस्ट, अब ये इसको ज्यादा डिस्काउंट दिया है तो इसके हाथ में कॉस्ट कम आएगा ना? आज मेगाबाइट से आर को ज्यादा डिस्काउंट मिला है तो आर के हाथ में कॉस्ट कम आएगा, तो इसलिए तो कम कर रहे हैं हम लोग। ये आर का कॉस्ट है, ये किसका कॉस्ट है? मेगाबाइट भूल जाओ, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? आर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आर का मुझे कॉस्टिंग निकालना है। मैंने रीजनेबली जीपी मार्जिन लेस करके उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया, अब मेरे को उसमें डिफरेंसेस एडजस्ट करना है। तो पहला मैंने क्या किया? पहले जब मैंने देखा कि कोल्ड से उसको कोल्ड वाले में 500 रुपए का डिस्काउंट मिलकर रखा है, जबकि उसको 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसमें तो डिस्काउंट मिल रहा है तो इस पर प्राइस और कम हो जाएगा, तो इसको तो डिस्काउंट मिल रहा है ज्यादा। दूसरी बात फ्रेट चार्जेस, इसका खाली 200 रुपए में फ्रेट चार्ज लग रहा है, इसका तो 1200 फ्रेट चार्ज लग रहा था सिमिलर वैल्यू में। तो यहाँ पे 1000 रुपए मेरे को और लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दो चीज जो है इसमें जीपी मार्जिन, इसके बाद जीपी मार्जिन 20% आ रहा है। तुम समझ रहे? तो इस जीपी मार्जिन को हमने कंसिडर करके फिर हमने इसमें फंक्शनल डिफरेंसेस को लेस कर दिया। लेस क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? तुमको तुम्हारे कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कभी कभी आप सेल प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हो, कभी कभी आपको कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। तो जीपी रीसेल प्राइस मेथड में अपने को कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। तो यहां पर क्या हो गया? 1200 माइनस
200, कितना हो गया? 1000। और कुछ है तो कितना हुआ? अब तुम सोचो कहां पे वो परचेज कर रहा था, 7500 में खरीद के 11000 में बेच रहा था, और गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं ये तुम्हारा 6800 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? 6800 होना चाहिए। बोलो। तो एक्चुअल प्राइस पेड टू मेगाबाइट कितना? 7500 इंटू कितना यूनिट है? 3000 यूनिट है, कर दो। एलपी 2 करोड़ 25 लाख लेस ALP of the transaction 6800 into 3000 कितना? तो डिफरेंस इन परचेज प्राइस कितना? करेक्ट। तो इंक्रीज इन टोटल इनकम। ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो खाली होमवर्क ही हो रहा था, बट ये भी कराना जरूरी था, राइट? अब आइए कॉस्ट प्लस मेथड में आ जाए। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, करेक्ट। अब आ जाओ कॉस्ट प्लस मेथड में आते हैं। ठीक है, अपने मटेरियल में आ जाएगा एक बार इंस्टीट्यूट के मैट में। मैंने 2 मेथड करा लिया, अब तीसरा मेथड करा रहा हूँ, टोटल 5 मेथड है। अब एक बार आते हैं कॉस्ट प्लस मेथड में। कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है एक बार देखो। इंस्टीट्यूट का मैट में अपना देख लेना, लास्ट में जो भी आपका अपडेट है। इनका पेज नंबरिंग चेंज होता रहता है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा पुराना नया सोच के। हाँ, दिख गया क्या कॉस्ट प्लस मेथड? पार्ट सी दिया रहेगा, पार्ट सी। इसमें अल्टीमेटली क्या होता है ना बेटा, अपने को मार्कअप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मार्कअप। अल्टीमेटली आपको एक जीपी मार्कअप निकालना पड़ेगा ऑन कॉस्ट। क्या दिया रहेगा? जीपी मार्कअप ऑन कॉस्ट। अभी अपने क्या कर रहे थे, रीसेल प्राइस मेथड में जीपी मार्जिन ऑन सेल्स निकाल रहे थे। अब तुमको निकालना पड़ेगा कि तुम्हारा कॉस्ट में क्या बिलिंग ऐड होता है। अब जैसे होता है ना कि मान लो मेरा अगर इतना खर्चा लग रहा है, तो मैं रीजनेबली 10% मार्जिन ऐड करके अपने अनरिलेटेड पार्टी को बेचता हूं। लेकिन अगर मैं अपने रिलेटेड पार्टी को बेचता हूं तो मैं 20-25-25% मार्जिन ऐड करता हूं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम अपना जो एसोसिएट इंटरप्राइज है सामने वाला, उसको ज्यादा प्रॉफिट्स पास ऑन कर रहा है, उसको ज्यादा पेमेंट कर रहा है। लेकिन तुम जब अपना अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो तो तुम कम पेमेंट कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली योर बिलिंग, यहाँ पे बिलिंग वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आएगा वहां पे आप कॉस्ट प्लस मेथड में आओगे। तो एक बार देखो, पढ़ो एक बार कॉस्ट प्लस मेथड, पढ़ो एक बार कॉस्ट प्लस मेथड। द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred by the enterprise for the property transferred to an associate enterprise are determined. The amount of the normal GP margin up to what cost? यहाँ पे सेल्स के ऊपर नहीं बात करेंगे, यहाँ पे मार्जिन ऑन कॉस्ट। कॉस्ट प्लस मेथड क्या है? मार्जिन ऑन कॉस्ट computed according to the same accounting norms arising from transfer of the similar property by the enterprise in a comparable। यहां पे भी यही रहेगा कि तुमको सिमिलर कंपेरेबल ट्रांजैक्शन का मार्जिन दे देगा। क्या दे देगा? कॉस्ट मार्जिन दे देगा। क्या दे देगा? कॉस्ट मार्जिन दे देगा। फिर वो जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यू नीड टू एडजस्ट इट इनटू टेकिंग इनटू द फंक्शनल डिफरेंसेस। द कॉस्ट रेफर्ड विल बी इंक्रीज्ड बाय द एडजस्टेड जीपी मार्जिन and the sum so arrived will be derived to be arm's length pricing। नॉर्मली देखो ये सब एमसीक्यू में आता है। नॉर्मली कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में आप टिपिकली कॉस्ट प्लस मेथड लगाते हो? जैसे याद करो कब में अपने बात किए थे, गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में, फिर आपका
इंटैंजिबल्स के केस में, तो दीज आर द पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे आप कप लगाते हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में, तो ये सब पॉसिबल ट्रांजैक्शन जहां पे आप कप लगाते हो। वैसे टिपिकल ट्रांजैक्शन जहां पे आप कॉस्ट प्लस मेथड लगाते हो इज अगेन व्हाट, सर्विस प्रोवाइडिंग, जॉइंट फैसिलिटी अरेंजमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ सम सेमी फिनिश्ड गुड। जनरली क्या होता है, एक यूनिट दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर, दूसरे यूनिट तीसरे यूनिट को ट्रांसफर कर रहा है। मैंने रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया इनको, इन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस से यहां पर इनको मैंने ट्रांसफर किया किसको, फिनिश गुड्स को। यहां पे हमने किसको ट्रांसफर किया, फिनिश गुड्स, यहां पे हमने फिनिश गुड्स ट्रांसफर किया। तो अब ये फिनिश गुड्स में कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा है। तो जब अपने सेमी फिनिश गुड्स ट्रांसफर करते तो जनरली कॉस्ट प्लस मेथड लगाया जाता है। योर लॉन्ग टर्म बाइंग एंड सेलिंग अरेंजमेंट्स, व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग सम बाइंग एंड सेलिंग अरेंजमेंट्स लॉन्ग टर्म, तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर आपका जो है अरेंजमेंट्स जो है वो इस तरीके से इन्वॉल्व होता है जहां पे कॉस्ट प्लस मार्जिन जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो सर अल्टीमेटली हम लोग किस तरीके से सीपीएम मेथड लगाते हैं, इट डिटरमाइंस एएलपी बाय एडिंग व्हाट, ध्यान देना, जीपी मार्जिन अर्नड इन अ कंपेरेबल ट्रांजैक्शन। जैसे तुम क्या करता था, लेस करता था जीपी मार्जिन ऑन सेल्स फ्रॉम द रीसेल प्राइस, यहाँ पे तुम क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा फॉर द सिमिलर ट्रांजैक्शन, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट तुम ऐड करेगा इन द सिमिलर ट्रांजैक्शन बाय कंपेरेबल कंपनीज टू द कॉस्ट इंकर्ड बाय द टेस्टेड पार्टी। समझ में आया, मतलब तुम्हारा एक्चुअल जो कॉस्ट लगा है तुम वही लेगा, बट तुम मार्जिन किसका जोड़ेगा, कंपेरेबल का मार्जिन जोड़ेगा, कंपेरेबल का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा ऑन कॉस्ट, करेक्ट, तुम उसका मार्जिन जोड़ेगा कि आज मान लो कि आज उसका क्या परसेंट मार्जिन है ऑन कॉस्ट, तुमको वही मार्जिन अपने केस में जोड़ना पड़ेगा। सीपीएम कब यूजफुल होता है, व्हेन टेस्टेड पार्टी यानी करंट पार्टी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कर रहा है इज सप्लाइंग मेड टू ऑर्डर गुड्स, दैट इज इंजीनियरिंग गुड्स टू इट्स रिलेटेड पार्टी। मतलब जैसे होता है ना कि वो जनरली क्या कर रहा है, गुड्स एक यूनिट दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे आप ब्रांच अकाउंटिंग पढ़े थे अकाउंट्स में कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा ब्रांच तीसरा ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो एक मार्कअप ऐड करके ट्रांसफर करता है। तो जनरली कॉस्ट प्लस मेथड जो है उसी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है। While RPM focuses on control of profit margin at the distribution level, ये एग्जाम में आ सकता है। RPM क्या करता है, RPM अल्टीमेटली आप जो सेल प्राइस अडॉप्ट कर रहे हो उस पे फोकस करता है, और CPM फोकसेस ऑन द कंट्रोल ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल। एग्जाम में आ सकता है कि कॉस्ट प्लस मेथड मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जोड़ता है, कॉस्ट प्लस मार्जिन है तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल हो गया सेल्स, की जो सेल्स में तुम्हारा मार्जिन है वो रीसेल प्राइस मेथड देखता है। तो क्वेश्चन में आपको ये देख के सोचना पड़ेगा कि ये सेल वैल्यू बेस्ड है कि कॉस्ट बेस्ड है। अगर कॉस्ट बेस्ड है तो कॉस्ट प्लस मेथड लेना, नहीं तो रीसेल प्राइस मेथड लेना, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या? तो चलिए सर, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट, अपने अपना इलस्ट्रेशंस में आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाइए, कॉस्ट प्लस मेथड। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाइए, कॉस्ट प्लस मेथड। चलिए एक बार पढ़िए, एक बार। कॉस्ट प्लस मेथड आपको दे दिया है एग्जाम में, से नहीं दिया रहेगा कि कॉस्ट प्लस मेथड है ऐसे करके, वहां पे आपको खुद से जो है अंदाजा लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ दिस इज माय कॉस्ट प्लस मेथड एंड दिस इज हाउ आई नीड टू कंप्यूट माय इनकम। ठीक है, चलिए A1 इज एन इंडियन कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न दे दिया है A2 का, A1 का सॉरी, A2 30% है, A3 इंडियन कंपनी ये भी 30% है, तो ये दोनों क्या हो गए, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। ठीक है, A1 डेवलप्स सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस कस्टमर्स हु इंक्लूड्स A2 एंड M, ऑलमोस्ट सेम नेम ही है, तुमको पहले भी यही पढ़ाया गया था। ठीक है, तो A1 क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। तो A1 के लिए अब हम लोग उल्टा सोच रहे हैं, पहले तो अपने क्या कर रहे थे, परचेज करके सेल कर रहा है किसको, थर्ड पार्टी को, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बेच रहे हैं किसको, एसोसिएट एंटरप्राइज को भी, और हम बेच रहा है एक थर्ड पार्टी को भी, हम दोनों को बेच रहा है। ठीक है, A1 ड्यूरिंग द ईयर बिल्ड A2 कितना, 2 लाख का बिलिंग किया, जबकि उसका टोटल कॉस्ट कितना था, 1,75,000 का टोटल कॉस्ट था। तो मेरे को ये टोटल कॉस्ट मतलब है, मेरे को इस 2 लाख से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट करेक्टली प्राइस्ड, क्योंकि एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुआ है। बट ध्यान दो, A1 ने प्रोवाइड किया सिमिलर सर्विसेज टू M लिमिटेड, और यहां पे जीपी परसेंट ऑन कॉस्ट क्या दे दिया है,
50%। तो ये तो तुम ले सकते हो ना, तुमको इसका कॉस्ट नहीं दिया है। तुम एक चीज समझो, तुमको रीसेल प्राइस मेथड में भी रीसेल वैल्यू नहीं लेते थे तुम रीसेल का मार्जिन ही लेते थे। तो यहां पे भी तुम सिमिलर ट्रांजैक्शन का मार्जिन ही लोगे। और तुम रीसेल वैल्यू में भी क्या करते थे, तुम अपना ही रीसेल वैल्यू लेते थे और उसमें से तुम मार्जिन को लेस करते थे। यहां पे भी तुमको रीसेल वैल्यू नहीं लेना है, तुमको अपना कॉस्ट लेना है। और उस कर क्योंकि यहां पे तुमको जो सिमिलर ट्रांजैक्शन दिया, तुमको बोला है कि A1 बाकी लोग के लिए तो कॉस्ट में से 50% बिलिंग मार्जिन ऐड करता है, बट यहां पे तो बहुत कम ऐड किया भाई, यहां पे तो बहुत कम ऐड किया है। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या होने वाला है तुम समझो, वहां पे रीसेल प्राइस मेथड में तुम्हारा कॉस्ट कम हो रहा था, लेकिन यहां तुम्हारा सेल वैल्यू बढ़ेगा। या सेल वैल्यू क्यों बढ़ेगा, क्योंकि तुमने बहुत ही कम मार्जिन ऐड करके A2 को बेच दिया है। कॉस्ट प्लस मार्जिन क्या, ये मेथड क्या करेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड, सीपीएम मेथड क्या करेगा कि आपका इसमें से परसेंटेज बढ़ाएगा और 2 लाख से ज्यादा का सेल वैल्यू लेकर आएगा। तुम्हारा इंक्रीज इन टोटल इनकम आएगा, इंक्रीज इन सेल्स फिगर, सिंपल यही होगा। अगर अभी आप देखो, अभी आपका मार्जिन कितना आ रहा है, 25,000 है मेरा। तो अगर मैं अभी देखूं, मेरा 25,000 कॉस्ट में अगर मैं पूछूं तो 25,000 ऑन 1,75,000, मेरा मार्जिन अभी खाली 14.29% आ रहा है। जबकि इंडस्ट्री में मैं बाकी लोग के साथ जब कर रहा हूं तो कितना कर रहा हूं, 50% कर रहा हूं। तो ये 14% तो नहीं होगा, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब तुम बोलेगा अरे नहीं नहीं, ये तुम जिससे कंपेयर कर रहा है उसमें बहुत फंक्शनल डिफरेंसेस है। चल फंक्शनल डिफरेंसेस को हटा दे, एलिमिनेट कर दे, तुम ये मार्जिन को चेंज कर ले, थोड़ा और कम कर ले, फिर भी 14% तो नहीं होगा, 14% से ज्यादा होगा। जो डिफरेंस है वही तुम्हारा इंक्रीज इन टोटल इनकम होगा। ठीक है क्या, बोलिए भाई। तो चलो सर, अब एनालिसिस कर लो, डिफरेंशियल क्या है क्या नहीं है एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना जीपी मार्कअप है ऑन कॉस्ट, उसका आर्म्स लेंथ निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली यही है, जो फाइनल आंसर आएगा उसको 1,75,000 में क्या कर देना, ऐड करके बिलेबल वैल्यू निकाल देना। यही है जीपी मार्जिन। बहुत इजी है ये कॉस्ट प्लस मेथड, रीसेल मेथड से भी ज्यादा इजी है। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट फॉर एम लिमिटेड कितना आ रहा है, 50%। अब तुम देखो यहां पे जीपी मार्जिन 50% आ रहा है, कोई डाउट यहां पे? यहां पे जीपी मार्जिन क्या आ रहा है, 50% आ रहा है। इन दिस सिचुएशन जीपी मार्जिन इज 15%। ठीक है, बट यहां पे भी अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें फिर अगेन क्या करना है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम अगर देखेगा ये अमाउंट थोड़ा इजी है, या 1.75 लाख है या 17,500 है। अगर तुम देखेगा तो तुम ऐसा सोच सकते हो, जैसे 8750 है तो ये 1,75,000 है, तो एक बार देखो 8750, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो। नहीं समझे? हाँ देखो 5% या 5% आ गया, देखो 13,125 ना तुम अपना अलग से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,125 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100 कितना आ रहा है देखो तो, देखो ये भी ठीक हो गया, ये 7.5% है। और 2625 डिवाइडेड बाई 1,75,000 1.5%, और 17,500 हो गया 10%, हो गया ना। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम्हारा परसेंटेज कितना इधर उधर होगा, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम पहले पूरा 50% को प्लस कर दो और उसमें फिर फंक्शनल डिफरेंसेस कॉस्ट बेसिस पे, अमाउंट बेसिस पे एडजस्ट कर दो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। आप जैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो एक बार अपने परसेंटेज बेसिस पे करते हैं, करें परसेंटेज बेसिस पे। तो आपका 50% है, ये ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज ऑन कॉस्ट है। ठीक है, ये 50% मार्जिन ऑन कॉस्ट है। ओके, इसलिए हम लोग कॉस्ट पे, सब कॉस्ट पे ही सारा मार्जिन को कैलकुलेट किए।
यहाँ पे तुमको आर्म्स लेंथ का बिलेबल वैल्यू सेल वैल्यू निकालना है। रीसेल प्राइस में मैंने उल्टा था कि तुमको सेल प्राइस दिया रहता था, सेल मार्जिन दिया होता था, तुम वहां से परचेज कॉस्ट निकालता था। यहाँ पे तुम आर्म्स लेंथ का सेल वैल्यू निकालेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखते हैं बेटा, A2 जो है ये तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है। A2 क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ये कुछ भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं दे रहा है। द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंकर्ड बाय AE1 इज 17,500। अगर आपको कंफर्ट लग रहा है आप अपना डायग्राम भी बना सकते हो। AE1 ने, अच्छा बना हुआ डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं। AE1 ने AE2 को सप्लाई किया, कॉस्ट कितना लगा है? 1,75,000। AE1 M को सप्लाई करेगा, उसमें कॉस्ट भी लगा है, लेकिन उसने बिलेबल ऐड किया है 50% ऑन कॉस्ट। तो यहां पे तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सेल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि सर यहां पर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दे रहा है, बट यहां पे कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंकर्ड बाय AE1 लिमिटेड इज 17,500। 17,500 मेरा क्या है? टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। तो सोच के बताओ क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ कि ये मेरे ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन कॉस्ट पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा। ऑपरेटिंग परसेंट मार्जिन ऑन कॉस्ट पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा, सोच के बताओ। लेस करेंगे, गुड आंसर। क्यों करेंगे? आपका आंसर सही है कि इसका टेक्नोलॉजी सपोर्ट में इसका 10% का जो डिफरेंस है, ये 17,500 का जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंकर हुआ है वो लेस होगा। बट क्यों होगा, मेरे को ये आंसर बताइए, बोलिए। अच्छा सोचो, परसेंटेज छोड़ दो, तुम नॉर्मली करो। कॉस्ट, हाँ हम 50% जो भी किए ये एम लिमिटेड का किए, हमको अब अपने हिसाब से वैल्यू लाना है। हमको पहुंचना है A2 के बेसिस पे। हाँ, लेस क्यों करेंगे, यही मेरा क्वेश्चन है, लेस क्यों करेंगे? ऐसे ही सोच के बस तुक्का लगा दिए क्या? कुछ तो सोचे होंगे। बोलिए। जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट अपना 50% है, ये हमारा एम लिमिटेड के लिए लिया है। अब हमको इसी चीज को कंपेयर करना है विथ AE2। तो ये जो 50% का मार्जिन है इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट है ही नहीं। यानी तुम एक चीज समझो, इस मार्जिन में 50% मार्जिन में तुम इसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन हम तो दे रहे हैं। आई एम गिविंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट, मेरा टेक्नोलॉजी कॉस्ट इंकर तो हो रहा है। तो अगर मेरा टेक्नोलॉजी कॉस्ट इंकर हो रहा है तो मार्जिन क्या हो जाएगा, मुझे कम करना पड़ेगा। मेरा जीपी मार्जिन कम हो जाएगा ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी सपोर्ट तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो उस चीज का जो खर्चा है वो 17,500 है, और 17,500 टोटल कॉस्ट का 10% आ रहा है। उतना से मेरा प्रॉफिट कम होगा तो उतना से मेरे को जीपी मार्जिन कम करना पड़ेगा। ध्यान रखो, ये है तो प्रॉफिट मार्जिन ही, ये प्रॉफिट मार्जिन है, ये कॉस्ट मार्जिन नहीं है। बट ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये कॉस्ट के टर्म्स में है, तो इसलिए तुमको क्या करना होगा, इसको लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो डिफरेंस ड्यू टू इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। ड्यू टू इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी कॉस्ट। तो 17,500 डिवाइडेड बाई 1,75,000, तो ये हो गया 10%। बोलो। सेम चीज यहां पर है, देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट
ध्यान देना, उल्टा सोचना है कॉस्ट प्लस मार्कअप में। एम को एम लिमिटेड के साथ जब कर रहे हैं ना, तो एम लिमिटेड को तुम कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारा कॉस्ट, डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा, डिस्काउंट तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा कम है, हाँ कम है। लेकिन जब तुम ए लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुमने ए वन ने डिस्काउंट ऑफर किया है, तो इसका कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो कॉस्ट बढ़ा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम करो। कम तो नहीं है ना, अभी तो तुम्हारा कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट बढ़ा हुआ है अभी, अभी एट प्रेजेंट तुम्हारा कोई डिस्काउंट नहीं है तो कॉस्ट तो बढ़ा हुआ है, सॉरी आई बेग योर पार्डन, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, 50% ज्यादा है। पर अब तुम जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट। तो अगेन तुम्हारे जो जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट है, डिफरेंस ड्यू टू डिस्काउंट, कितना होगा? 7.5, 7.5 है क्या? नहीं 5 होगा ना, आई थिंक। फाइव परसेंट, 5% होगा डिस्काउंट के लिए। 1,75,000 का 5% कितना है? 8750, यही तो है। नीचे कैसे देख लिया? सेम देखो, बिजनेस रिस्क एंड मार्केटिंग सेम है, तुम्हारा मार्केटिंग कॉस्ट लग रहा है, बिजनेस रिस्क का एक कॉस्ट लग रहा है, तुम्हारा एम लिमिटेड के साथ कोई कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट इसका कम है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। बढ़िया, कॉस्ट लग रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम करना पड़ेगा, तो लेस क्या करेंगे अपने? डिवाइडेड बाई, क्रेडिट, थोड़ा ध्यान देना, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट थोड़ा ध्यान से, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना, क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन विद एम लिमिटेड, ट्रांजैक्शन विद एन लिमिटेड। तो जब एम लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, क्रेडिट, जब एम लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो मैं इसको कुछ भी क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं इसको कुछ भी क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मतलब यहां पे जो भी सेल हो रहा है ऑन कैश हो रहा है, तो मेरे को पूरा पैसा आ रहा है, मेरे को पूरा पैसा आ रहा है, ठीक है? मेरा पूरा पैसा आ रहा है, मेरा सेलेबल जो वैल्यू है, मेरा जो जीपी मार्जिन है वो 50% है व्हेन आई एम सेलिंग हिम ऑन कैश। लेकिन यहां पर जो है, ध्यान से देखना, जब मैं A2 को दे रहा हूं तो यहां पर मैं उसको क्रेडिट में बेच रहा हूं, तो जब आप क्रेडिट में बेचते हो तो क्या आपका प्राइस कम होता है कि प्राइस बढ़ता है? आप किसी को कैश सेल करो, आप किसी को क्रेडिट सेल करो, तो जब आप क्रेडिट में उसको बेचोगे तो उधारी में बेचोगे ना, तो आप तो प्राइस ज्यादा में बेचोगे, तो अगर आपका प्राइस बढ़ेगा, यहां पे सेल वैल्यू सोचो, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा, तो अगर आपका प्राइस बढ़ेगा जो यहां पर बढ़ा हुआ नहीं है, तो आपका मार्जिन 50% है ऑन कॉस्ट। लेकिन अभी आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि आप उसको क्रेडिट में बेच रहे हो, तो आपका सेल वैल्यू बढ़ेगा, सेल वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहां पे आप क्या करोगे? ऐड करोगे। मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा, क्रेडिट फैसिलिटी, और कितना आएगा? 2625, हाँ 1.5%। तो फाइनल मार्जिन बता दो कितना आ रहा है?
29% आ रहा है। तो तुम देखा होगा तुम्हारा 1,75,000 के हिसाब से तुम्हारा बिलेबल वैल्यू 2 लाख ही था। अब तुम देखना तुम्हारा बिलेबल वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा एडजस्टेड जीपी मार्जिन कितना हो गया ऑन कॉस्ट? 29%। जो भी है टोटल कॉस्ट incurred is 1,75,000 ALP GP margin on cost कितना है? 29%। $50,750 2,25,750। तो आपका इंक्रीमेंटल टोटल इनकम कितना हो गया? 25,750। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़े बेटा। चलिए इलस्ट्रेशन 6 करिए एक बार। इलस्ट्रेशन 6 करो एक बार। ऑलमोस्ट सेम तरीके का क्वेश्चन है। चलो खुद से ट्राई करो। प्लीज खुद से ट्राई करिए। एबीसी कैनेडा होल्ड्स 35% शेयर्स इन एलएमएन इंडिया। तो एबीसी और एलएमएन क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। एबीसी और एलएमएन क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। एलएमएन डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डज बोथ ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द कस्टमर्स। एलएमएन ड्यूरिंग द ईयर बिल्ड एबीसी। तो ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। एलएमएन इंडिया है, उसने अपने फॉरेन एसोसिएट को, कौन है? एबीसी, क्या किया? बिल किया। कितने मैन आवर्स का? क्या प्राइस पे? इसका कॉस्टिंग पर मैन आवर है। टोटल कॉस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस वर्क कितना हुआ? 120 इंटू 1800 होता है। एनीवेज इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल कॉस्ट बोल दिया है। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 2,25,000। बट एलएमएन बिल्ड XYZ India at the rate of 2,800 man hour for the similar level of manpower and earned a GP margin 50% on cost. सेम चीज एलएमएन किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ कर रहा है, जो कौन है? XYZ इंडिया। और उसको कितना बिलिंग कर रहा है? 2,800 पर मैन आवर। और वहां जीपी मार्जिन कितना है उसका? कॉस्ट का 50%। तो तुमको कॉस्ट कितना दिया है बेटा? 2,25,000 दिया है। तो तुम्हारे लिए ये तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, बट तुमको एएलपी निकालने के लिए स्टार्ट कहां से करना है? 50% ऑन कॉस्ट से करना है।
समझ में आया? बात की तुमको जो फंक्शनल डिफरेंसेस है वो दे दिया है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं इसमें खुद से एक बार ट्राई करिए। कंपेरेबल में क्या लिखा है वो थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पे तुम एडजस्टमेंट्स कैसे करोगे? यहाँ पे परसेंटेज क्या चीज पे बोल रहा है निकालना है? हर जगह तुम देखो एक नॉमेनक्लेचर ये लोग यूज किया है। यस, हर चीज ये लोग यूज किया, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एग्जैक्टली exactly. तुमको क्या दिया है मार्जिन का? 50%। क्योंकि उसी हिसाब से तुम फिर डिफरेंसेस निकालेगा। तो अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। 18% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 18% ऑफ 50%, तो 9% हो गया। 10% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? तो 5% हो गया। अब प्लस करने की माइनस करना है वो आपका डिसीजन है। 12% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 6% है। 2% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 1%। बहुत इजी है यार, अभी अभी किए ऐसा ही। तो अपने 50% को लेकर चलेंगे। 50% से स्टार्ट करें। अब लिखा है एलिमेंट एंड डिराइव्स, यही तो पढ़े थे अपने, टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम एबीसी। एलएमएन एबीसी क्या है? एसोसिएट है, बट देर इज नो सपोर्ट फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड। वहां पे कोई उनको कोई सपोर्ट नहीं देना पड़ता है। उसके बाद इतना ज्यादा मार्जिन है, 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो उसको एबीसी से मिल रहा है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट में बी पुट एट 18% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन। तो इसका जो डिफरेंस का कॉस्ट परसेंटेज है वो 18% है। कितना है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 18% 50% 9% कर दी कि 9% हमारा इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं 9% क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सेम चीज, क्योंकि टेक्नोलॉजी सपोर्ट हमें यहाँ पर एबीसी लिमिटेड से मिल रहा है और वहां पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहां पे मतलब जहां पे आपका 50% मार्जिन था वहां कोई सपोर्ट नहीं था, बट यहाँ पे सपोर्ट है। क्लियर है? तो बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है? ABC gives business in large volumes. LMN offered to ABC a quantity discount. LMN ने ABC को quantity discount भी ऑफर किया है, which may be valued at 10% of normal profits.
तो करंट येलो को ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, तो ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है मतलब कॉस्ट ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है तो प्रॉफिट कम करो, तो ये भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है। इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू एबीसी, यानी एलएमएन जब एबीसी को सर्विस दे रहा है, एलएमएन नाइदर रन्स एनी रिस्क नॉर इंकर्स एनी मार्केटिंग कॉस्ट, उसका कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है ना उसका कोई रिस्क है। बट इन केस ऑफ सर्विस टू एक्स वाई जेड में एलएमएन को सारा रिस्क लेना पड़ता है, सारा कॉस्ट एसोसिएटेड मार्केटिंग फंक्शन लेना पड़ता है, विच मे बी एस्टिमेटेड एट 12% ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स, 12% ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स, वहां पे उसको सारा रिस्क लेना पड़ता है। बताइए, वहां पे उसको सारा रिस्क लेना पड़ता है, तो क्या करेंगे बोलो। एलएमएन नाइदर रन्स एनी रिस्क नॉर इंकर्स एनी मार्केटिंग कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है। लेकिन जब 50% मार्जिन ऑन कॉस्ट हमने देखा तो वहां पे एलएमएन को सारा रिस्क लेना पड़ रहा है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग फंक्शन विच में बी एस्टिमेटेड एट 12% ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहां पर हमने 12% ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो हमने कर लिया 6%। तो यहां पर बताओ क्या करेंगे, अब ऐड किए, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई करो। ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई करें। क्विक क्विक क्विक। तो यहां पर अपने क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस रिस्क वो इंकर नहीं कर रहा है, मार्केटिंग कॉस्ट वो इंकर नहीं कर रहा है, तो उसका कॉस्ट लिमिटेड है, उसका कॉस्ट लिमिटेड है। बट इन अदर हैंड व्हेन सर्विसेज इज गिवन टू एक्स वाई जेड लिमिटेड, एलएमएन हैज टू अज्यूम ऑल द रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग फंक्शन, उसको अपना सारा रिस्क लेना पड़ता है, सारा मार्केटिंग फंक्शन लेना पड़ता है, सारा मार्केटिंग कॉस्ट इंकर करना पड़ता है, जिसका एक 12% ऑफ द जीपी, 12% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो जिसका एक एस्टिमेट क्या दिया है, 12% ऑफ द जीपी प्रॉफिट दिया है, कि प्रॉफिट जो आपका 50% है उसमें 12% तो इसी के वजह से है, 12% तो अब ये जो 50% आप कर रहे हो, इस 50% का जो कॉस्ट का हिस्सा है, इसमें 12% का कंट्रीब्यूशन कौन करता है, ये करता है कि वो मार्केटिंग फंक्शन कर रहा है इसलिए वो कर रहा है, पर वो तो करंट वाला तो नहीं कर रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो सेट को देखो, दो सेट को देखो, एक सेट कौन है, एक सेट एसोसिएट है, एक सेट अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड का तुमको बोल रहा है उसका टोटल 50% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि अनरिलेटेड वाले के केस में हमने यहां पर अनरिलेटेड पार्टी के साथ जब डीलिंग किया तो वहां पर हमने उसके साथ बिजनेस रिस्क इंकर किया, हमने ही मार्केटिंग कॉस्ट इंकर किया, जिसका रीजनेबली कॉस्ट, जिसका रीजनेबली 12% जो है मेरा इसमें कवर्ड है। आपको समझना पड़ेगा 12% किसका है, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट में कवर्ड है,
इस 50% में 12% कौन है? करेक्ट। इसके वजह से मेरा जीपी रेट बढ़ा हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बोला, आपको समझना पड़ेगा। ये 12% किसका बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट बोला है। तो इसके वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कॉस्ट इंकर किया है। अब जब मैं करंट एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ डील कर रहा हूं, मैं करंट एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ डील कर रहा हूं, वहां पे तो मेरा कोई कॉस्ट लग ही नहीं रहा है। तो मेरा कोई मार्केटिंग कॉस्ट ही नहीं है, मैंने उससे कुछ किया ही नहीं है, तो मैं उसको वो चार्ज भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो अगर मैं चार्ज नहीं करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां पे 6%, 12% ऑफ द 50% प्रॉफिट जो है मेरा, वो मेरे को लेस करना पड़ेगा। समझे मेरा बात? 1 मंथ क्रेडिट वही है, 1 महीना क्रेडिट आप एबीसी लिमिटेड को दिए हो। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्रेडिट में बी वैल्यूड एट 2% ऑफ द प्रॉफिट्स। आप इनको जब बेच रहे हो एसोसिएट प्राइस को, वहां पे तो आप प्रॉफिट्स पे सेल्स कर रहे हो और वहां पे आप क्रेडिट दे रहे हो, तो आपका सेल वैल्यू बढ़ जाएगा। बट ये क्रेडिट आपने अपने अनरिलेटेड पार्टी के साथ में नहीं दिया है, तो यहाँ पे अगेन आपका 1 मंथ का क्रेडिट कॉस्ट जो है +1% हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका क्रेडिट फैसिलिटी ऐड होगा। तो अल्टीमेटली अपना क्या हो रहा है? 50% में से 9 माइनस किए, 5 माइनस किए, 6 माइनस किए, 1 प्लस किए, तो टोटल हमारा जो एएलपी मार्जिन आएगा कॉस्ट का, वो आएगा 31% कॉस्ट पे। मार्जिन ऑन कॉस्ट, मार्जिन ऑन कॉस्ट। तो आप कर लोगे ये चीज। टोटल कॉस्ट कितना है? 2,25,000 एड एएलपी, मैं टोटल पे कर ले रहा हूं, टोटल कॉस्ट दिया है ना। तो इंक्रीमेंटल टोटल इनकम कितना है? माइनस 2,16,000 था ना। 1800 मैन आवर्स बिल कर रहे थे 120 पे। $78,750 मेरा इंक्रीमेंटल टोटल इनकम होगा। ये एएलपी के हिसाब से बिलेबल वैल्यू होना चाहिए, बट तुम्हारा बिलेबल वैल्यू कितना था? 1800 मैन आवर्स इंटू 1200, 2,16,000 था। तो तुम्हारा इंक्रीमेंटल टोटल इनकम क्या जाएगा? 78,750 हो जाएगा। डन क्या? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तुम बिलेबल वैल्यू वर्सेस सेलेबल वैल्यू कंपेयर करो। तुमने यहां पर कितना उसको बिल किया, ये कॉस्ट है, ये सेल वैल्यू बेटा। एलिमेंट बिल कर रहा है कितना? 1800, 100, वो उसका सेल कितना वैल्यू? 1800 इंटू 120 कितना है? 2,16,000। ये कॉस्ट है, ये अलग चीज है कि 2,16,000 उसका बिलेबल वैल्यू है, ठीक है, और उसका कॉस्ट कितना है? 2 लाख। लॉस दिखा रहा है वो बोलते हैं मेरा कॉस्ट कितना है काम करने के लिए? 2,25,000 में बिल कितना कर रहा हूं? 2,16,000। तो मैंने 2,25,000 पे मार्कअप जोड़ दिया कि तुम्हारा लॉस नहीं है, तुम्हारा तो इतना प्रॉफिट है, क्योंकि सिमिलर काम के लिए बाकी के लिए तुम इतना प्रॉफिट ले रहा है और तुम अपने एसोसिएट के लिए इतना प्रॉफिट नहीं ले रहा है, तो तुम्हारा उतना ही एसोसिएट के लिए उतना प्रॉफिट तुमको लेना पड़ेगा। परसेंटेज के हिसाब से 31% निकाला। ये 31% कैसे आया? 50% आपका जीपी मार्जिन है ऑन कॉस्ट, उसमें अपने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की वजह से डिफरेंसेस को हटाया, डिस्काउंट की वजह से हटाया, बिजनेस रिस्क आप नहीं ले रहे हो उसका परसेंटेजेस आपने हटाया, कितना कॉस्ट आपका नहीं लग रहा है। तो अगर आपका कॉस्ट नहीं लग रहा है तो आप यहां पे हटा दी, क्योंकि आप यहाँ पे को जीपी प्रॉफिट पे आपको यहाँ पे सारा एस्टिमेट दिया है कि 50% प्रॉफिट में से आपका 12% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि आप मार्केटिंग फंक्शन का रिस्क ले रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे तो
हटा दो, तुम्हारा वो प्रॉफिट तुमको नहीं मिलेगा। यहां पे तुम लार्ज वॉल्यूम में डिस्काउंट दे रहे हो, एबीसी गिविंग बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम, तो तुम उसको डिस्काउंट दे रहे हो, जबकि 50% वाले केस में डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो तुम डिस्काउंट लो। तो तुम -5% जो भी तुम्हारा निकला है तुम डिस्काउंट लो। अरे बोलो, टेक्नोलॉजी सपोर्ट जब तुम ले रहे हो तो यहां से तुमको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल रहा है, वहां से तुमको नहीं मिल रहा है। मतलब जब 50% तुम ले रहे हो तो वहां से तुमको टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके वजह से तुम्हारा 18% का प्रॉफिट है। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट अगर तुमको यहां मिल रहा है तो तुम 9% कम करेगा, क्योंकि वहां नहीं मिल रहा है ना, वहां नहीं मिल रहा है, तो यहां नहीं मिल रहा है तो यहां इंक्लूडेड नहीं था, तुमको लेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था मेरा कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड का एक इलस्ट्रेशन 8 है, वो आप होमवर्क कर लेना। अब मेरे को आपको 2 मेथड पढ़ाना है, और भी बहुत सारे होमवर्क्स आपको बाद में मिलेंगे। फिलहाल अभी आप एक बार ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड में आइए, TNMM, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। अब क्लियर हो गया क्या साक्षी? प्लीज कंफर्म करें, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। प्लीज कम टू ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इंस्टीट्यूट के मैट में आ जाओ। चलिए नेक्स्ट आइए। अभी प्रॉफिट स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, एक बार अपने प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में थोड़ा समय लगेगा। एक बार ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन ई में आ जाइए। यहां पे बेटा अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, नेट प्रॉफिट, जीपी नहीं देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो ऑब्वियसली जब नेट प्रॉफिट देखते हैं तो आपको अपना सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है ऑफ द कंपेरेबल। क्या लिखा है? द नेट प्रॉफिट मार्जिन realized by the enterprise from an international transaction entered into with associate enterprise is computed in relation to cost incurred or sales affected or assets employed or to be employed or having regard to other relevant base. The net profit margin realized by the enterprise or unrelated enterprise from a comparable uncontrolled transaction or number of transaction having regard to the same base. The net profit margin referred to in arising in comparable uncontrolled transaction is adjusted as per the differences. वही सारे differences आपको यहाँ पे जो है adjust करने पड़ते हैं। Finally जो net profit margin आपका आया, that will be ultimately given effect with the transfer pricing. ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बेसिकली क्या है, अपने को नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकालना पड़ता है। अब आइए एक क्वेश्चन अपने देखते हैं जो अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से ही देखते हैं। आइए देखिए, application of transactional net margin method may be understood with the help of the following example. Let's see. A1 is an Indian company, एक associate enterprise है, वो Indian company है। It manufactures CD writers and sells the same to A2 which is an associate enterprise. तो A1 बेचता है A2 को, ठीक है। As A1 does not have any similar transaction with a non-associate enterprise. ये मेथड तब लगता है जब आपके पास कोई भी सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं है। समझो, आपके पास कोई भी सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी तक तो अपने कंपेरेबल मिल जाता था अपने को, राइट, बट यहाँ पे अपने को अभी तक हमेशा मिलता था कि आप इसको इतना में बेचो और आप
एसोसिएट को इतना बेचो, आप ही अनरिलेटेड को इतना में बेचो, बट अभी तक अब अपने को वो नहीं मिलेगा। अब इस मेथड में ए डज नॉट हैव अ सिमिलर ट्रांजैक्शन विद नॉन ए, मतलब इंटरनल कप याद आ रहा है, इंटरनल कप अवेलेबल नहीं है। एज ए डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू आइडेंटिफाई एनी कंपेरेबल कंपनी, उसके पास कोई डेटा भी नहीं है कि वो एक कंपेरेबल कंपनी के साथ अपने करंट ट्रांजैक्शन को कंपेयर कर सके। इट हैज टू यूज द डेटाबेसेस इन पब्लिक डोमेन फॉर कैरिंग आउट द सर्च। अब वो सर्च करेगा कि मैंने जो ट्रांजैक्शन अपने एसोसिएट के साथ किया है, सिमिलर टाइम पे सेम ट्रांजैक्शन और कौन किया है अपने अनरिलेटेड पार्टी के साथ, उसमें क्या सर्च से रिजल्ट आया देखो। द रिजल्ट ऑफ द सर्च मे बी समराइज्ड एज अंडर। सर्च का जो रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके से आया। वो क्या डील कर रहा था, सीडी राइटर्स, वो मैन्युफैक्चर सीडी राइटर्स बेच रहा था। तो उसने कीवर्ड सर्च किया तो उसको कंप्यूटर उसने सर्च किया तो उसको 800 कंपनी का डेटा मिला कि 800 कंपनी कंप्यूटर्स में डील कर रहे हैं। वो कंप्यूटर हार्डवेयर सर्च किया तो उसने 250 कंपनी का डेटा निकाला। ध्यान देना, वो कंप्यूटर पेरिफेरल यूज किया तो उसको 66 कंपनी का डेटा मिला। ऐसे करके उसको टोटल 1116 कंपनीज का डेटा मिला। ठीक है, अब वो एलिमिनेट कैसे करता गया, वो देखा कि कुछ कंपनीज जिनका एक्टिविटी अलग है, मतलब वो सीडी में काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे 800 कंपनी थी उसने एलिमिनेट कर दिया। कंपनी विद डुप्लीकेशन व्हेन मल्टीपल डेटाबेस आर यूज्ड, जो डुप्लीकेशन में है जिनका मल्टीपल डेटा यूज किया गया, उसको 75 कंपनीज को अलग कर दिया। उसने 75 कंपनीज को अलग कर दिया। जिनका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हम उसका डेटा नहीं निकाल सकते, तो 90 कंपनीज को अलग कर दिया। कंपनी हैविंग सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस लाइक सेल्स और परचेज विद रिलेटेड पार्टी, जो जनरली खुद ही रिलेटेड पार्टी से करता है तो उनका भी प्राइस कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। और कंपनीज रिपोर्टिंग नो ऑपरेशंस, जो काफी टाइम से बंद है, उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ऐसा 50 कंपनीज उन्होंने हटाया। ऐसे करने के बाद जब एलिमिनेट किया तो उनको एक कंपनी ऐसा मिला जो एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो थोड़ा बहुत कंपेरेबल है। तूने एक कंपनी को आइडेंटिफाई किया। ये खाली हमने एक एग्जांपल आप लोग के लिए लिया है। अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम अपना और Z कौन है, A1 एंड Z कौन है, A1 एंड Z, हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो A1 और Z, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का फाइनेंशियल्स। ध्यान देना, दोनों का फाइनेंशियल्स कंपैरिजन कर रहे हैं। सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉसेस, एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट कंपैरिजन कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग मार्जिन में सेल्स आ गया इसका, ठीक है, इसका सेल्स आ गया, ठीक है, ग्रॉस रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितना था वो हमने लेस कर दिया, इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिया, इंटरेस्ट लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो आपको बेसिकली एक तरीके से एबिटा आ गया। पता होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 135, 85, 5 और 10। इसको अगर अपने ऐड करते हैं तो अपने को मिल जाता है 100। ये तीन मिला के 100 मिल जाता है और ये तीन मिला के अपने को क्या मिल जाता है, 139। इससे अपने लेस करते तो अपने को मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया बेसिक अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा कितना आ गया आपका, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये आपका, हाँ बस खत्म होने वाला है। अब अपना ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है 52.94% और 66.67%। तो ये आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है। ये दोनों के केस में आपका क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे आप निकाल लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 डिवाइडेड बाई सेल्स, तो 30, टोटल रेवेन्यू कितना है आपका, टोटल इनकम कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। वैसे आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है, वैसे ऑपरेटिंग
मार्जिन आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर। बेसिकली गाइस आपको ना अलग अलग ऑपरेटिंग मार्जिन निकाल के ये लोग दिखा दिया, ठीक है। अब आपने ऑपरेटिंग मार्जिन अपना भी निकाला है और आपने कंपेरेबल ऑपरेटिंग मार्जिन उनका भी निकाला है। किसका? जब आपने ट्रांजैक्शन जेड लिमिटेड अनरिलेटेड पार्टी के साथ किया। अब इन रूल्स के हिसाब से आप इसका फंक्शनल डिफरेंसेस निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? आप फंक्शनल डिफरेंसेस निकालेंगे कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो क्या है, आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे हो और आपके लिए कंपेरेबल कंपनी क्या है? जेड लिमिटेड है। तो आप देखो जेड लिमिटेड के साथ जो प्रॉफिट आ रही थी, जेड लिमिटेड के साथ प्रॉफिट क्या आ रही थी आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट? 51.52%। प्रॉफिट कितनी आ रही थी? 51.52%, मतलब डेप्रीसिएशन के बाद बट बिफोर इंटरेस्ट। तो 51.52 मेरा परसेंटेज आ रहा था। कोई ट्रांजैक्शन लेवल डिफरेंसेस था नहीं, तो ये मेरा आर्म्स लेंथ प्रॉफिट क्या है? मार्जिन है। ये मेरा आर्म्स लेंथ प्रॉफिट क्या है? मार्जिन है। अब मैंने निकाला ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब मैं निकाला ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन। यहां पर क्या था? आफ्टर डेप्रीसिएशन बिफोर इंटरेस्ट का मैंने मार्जिन निकाला। अब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला इंटरेस्ट के पहले और डेप्रीसिएशन के बाद। तो ये मेरा कितना आ रहा है? 95 करोड़। ये मेरा कितना आ रहा है? 95 करोड़। तो 95 करोड़ यहां पे मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन, ये मेरा 95 करोड़ है, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा 95 करोड़ है। और अगर मेरा जो ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड के हिसाब से जो सिमिलर कंपनी का मेरा आर्म्स लेंथ प्रॉफिट मार्जिन निकला है वो है 51.52%। तो मैं 95 के ऊपर मैं 51.52% ऐड कर रहा हूं, तो मेरा आर्म्स लेंथ सेल्स रेवेन्यू आ रहा है 143.94। मेरा आर्म्स लेंथ सेल्स रेवेन्यू आ रहा है 143.94। जबकि मैं अपना एक्चुअल सेल्स अगर देखूं तो मेरा एक्चुअल सेल्स कितना आ रहा है? 130 आ रहा है। मेरा एक्चुअल सेल्स कितना आ रहा है? 130। तो 130 मेरा एक्चुअल सेल है और मेरा आर्म्स लेंथ सेल्स रेवेन्यू 143 है। तो ये जो डिफरेंस है ये मैंने अंडर बुक किया अपना इनकम, जो कि ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। मतलब तुम एक चीज सोच रहे हैं, यहां पे तुम्हारा ट्रांजैक्शन एक कंपेरेबल कंपनी के साथ ही हो रहा है जिसको तुम किसी बेसिस के किसी फैक्टर्स के बेसिस पे उसको निकाल रहा है। उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो तुम अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ उसको ऐड कर रहा है। अब इसमें यही टेबल सबसे बड़ा मेन था कि तुमको ये समझ में आए कि तुम सबसे पहले क्या कर रहा है, तुम बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन का ऑपरेटिंग मार्जिन निकाल रहा है। तो तुम्हारा ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे पहले कैसे देखो, आपका टोटल इनकम कितना है? 135। आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, लॉस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का टोटल एक्सपेंस 106। आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 24 रुपए आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, राइट। और उसके बाद आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाला। आपको अल्टीमेटली ऑपरेटिंग मार्जिन निकालना था बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन लेस करने के पहले, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन लेस करने के पहले मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है पहले बताओ। मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 85 है। मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 85, राइट। तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर 85 है, उसके हिसाब से मैंने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन निकाल दिया बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन, जो मैंने अपना भी निकाला और मैंने अपना जेड लिमिटेड का भी निकाला। तो इसी तरीके से आपको अपना ऑपरेटिंग मार्जिन निकालना था आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट। इसके बारे में हम और डिटेल में ना नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आज अपने इतना ही रखेंगे। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन में मेरे को थोड़ा और आपको समझाना है। जैसे आप देखो, डिफरेंट बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन लाइक प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड। द सेम basis of arriving the net profit margin is to be adopted year after year unless the circumstances changes, ठीक है। इट इज recommended that the operating profit margin may be used instead of net profit margin। recommendation है कि आप net profit मत लीजिए, आप operating profit margin लीजिए। operating profit margin would eliminate the non operating items like revenue, cost which do not results from routine business operations like other income, loss on sale of fixed assets। ये सब आपका खर्चा में या इनकम में नहीं जुड़ेगा। The operating profit margin should be computed based on the financial statements of the SSE and the comparable company। Accounting treatment of expenses and depreciation is also a critical factor in computing the ALP। Unlike the other methods, this rule does not explicitly provide for adjustments of account of differing accounting practices. Nevertheless, such practices should also be factored in। It is not uncommon
to find purchase transaction being an international transaction where TNMM used. Normally TNMM सब use करते हैं. It requires the determination of net profit margin from an international transaction, and purchase transaction as a result does not result in net profit. However, as purchase is inextricably linked to carrying earning net profit, TMM may be used for establishing arm's length purchase value. In such case, मतलब जनरली ये सेल्स वैल्यू के भी कर सकते हैं, आप परचेज वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं. कंपेरेबल ऑपरेटिंग मार्जिन शुड बी अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू वर्क बैक द आर्म्स लेंथ परचेज कॉस्ट. मतलब समझ में आया कि आज अगर आपको सेल्स वैल्यू पता चल गया, कंपेरेबल मार्जिन पता चल गया, तो माइनस करके अपना परचेज वैल्यू निकाल सकते हैं. इसके बारे में ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये सारे के सारे जो इलस्ट्रेशंस है ये सब आपको एक्चुअल में बताएगा कि ट्रांजैक्शनल मार्जिन हम लोग किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं. देखो ये हो गया तुम्हारा क्या क्या इंडिकेटर्स होगा जिसके बेसिस पे तुमको पता चलेगा कि मेरे को एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप करना है. अगर आपको प्राइसेस दिया हुआ है इजिली तो आप कप मेथड निकालेंगे. अगर आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू मार्जिन दिया है, जीपी मार्जिन ऑन रेवेन्यू दिया है, तो आप रीसेल प्राइस मेथड यूज करेंगे. वही चीज अगर आपको कॉस्ट के ऊपर मार्जिन दिया है तो आप कॉस्ट प्लस मेथड यूज करेंगे. आपको नेट मार्जिन दिया है तो आप ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड यूज करेंगे. और आपको पढ़ाया जाएगा पीएसएम यानी प्रॉफिट स्प्लिट मेथड. वहां पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन अगर दिया है तो वहां पे आप प्रॉफिट स्प्लिट मेथड यूज करेंगे. ठीक है, ये सब कुछ गाइस अपने आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. अपने को थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा क्योंकि अपने अगर हाई फ्लो फंडा में चले गए तो सर यहाँ पर हो सकता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी. ठीक है, तो विल गो लिटिल स्लो, वी विल नॉट रश, वी विल गो एज पर द स्पीड. अभी अपने नेक्स्ट क्लास में आपका ये एएलपी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन वाला मेथड प्लस प्रॉफिट स्प्लिट मेथड विल टेक टाइम, क्योंकि इसमें अपना थोड़ा सा रीजनेबल टाइम लगता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में प्रॉफिट स्प्लिट मेथड आने का चांसेस कम है. बट आई कांट टेक रिस्क, आई हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग. ठीक है, ये जितने भी आपको इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहे हैं इसको करने के बाद आपको आपके इंस्टीट्यूट के मैट का कुछ भी पार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैंने आपके इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चंस बहुत हद तक कवर करा दिए हैं और जो पास्ट टर्म पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट जो प्रैक्टिस के लिए है वो फिर आपको हम अलग से आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें आपको अलग से कवर कराया जाएगा. ठीक है, एक बार अपना ये जब पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर वो ओवर हो जाएगा. उसके बाद फिर आपको बस थ्योरेटिकली मुझे चीज़ें समझानी है कि जैसे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्या होता है. बहुत सिंपल है वो, उसमें कुछ चीज़ें होती है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स कुछ होता है, अगेन सेफ हार्बर रूल्स बोल के कुछ होता है. तो इसके लिए अपने को मोटा मोटी आप समझ सकते हो एक एक क्लास लगेगा या 75% ऑफ क्लास लगेगा जिसमें अपने को पूरा 100% जो है अटेंटिवली ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर आएगी. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ओके सर, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ये बार बार लॉग आउट हो जा रहा है. चलो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.